गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस नए सत्र के शुभारंभ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए। आज हम नए सत्र का आरंभ करने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास का। और बीकॉम सेकेंड ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है B&FM यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कुछ यूनिवर्सिटी में इसको EAFM के नाम से भी जाना जाता है यानी इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से। तो हमारा जो BFM सब्जेक्ट है या EFM भी इसको बोलते हैं साथ साथ में, तो इसमें दो पुस्तकें चलती है। दो में हम आज जो प्रैक्टिकल बुक है उसके बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल का मतलब है इसमें न्यूमेरिकल टाइप कुछ क्वेश्चन आते हैं पूरी बुक्स में, और एक है हमारी जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है जो उसमें बुक में जो आता है। तो ये जो हमारी बुक है आप देख रहे हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस बुक का नाम है। इसमें हमने मेन कंटेंट जो है यानी मुख्य सामग्री इस जो सिलेबस में है वो हमने यहाँ लिख रखी है बोर्ड पे। और दूसरी जो बुक है वो है बैंकिंग लॉ की। उसमें बैंकों से संबंधित जो नियमावली बनी है, कानून बने हैं, उनसे संबंधित है जो आप स्टडी कर पाओगे। तो आज हम सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। हमारी जो पहली फर्स्ट बुक है इसकी, और इस बुक में क्या क्या इसके मेन कंटेंट है उनके बारे में हम जो बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले लिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप लास्ट क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो वित्तीय विवरण है, जो आपने बैलेंस शीट वगैरह आपने लास्ट क्लास से 11वीं क्लास से आप ये थोड़ा थोड़ा जानते हो। तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसा कोई रोल नहीं है, छोटा सा इसमें पार्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं आता है। जो आप लास्ट क्लासों में 11th-12th में पढ़ गए थे, फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा है वो का वही कुछ एक मैटर है जो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई विशेष ज़्यादा चीज़ें है। टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा नई जानकारी नहीं होगी, जो आप लास्ट क्लास में पढ़ गए उसका ही थोड़ा मामूली सा बड़ा हुआ रूप दिखेगा। इसमें भी अलग अलग टेक्निक से आप किस तरीके से जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है जो वो किस तरीके से बना सकते हो अलग अलग टेक्निक से, वो उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मिलेगी। मेन टॉपिक है हमारे इसमें जिनसे ज़्यादातर हमारे जो न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस बनते हैं या मैक्सिमम जिनका पार्ट है, ये हमने इनके आगे एरो लगा रखा है, ये कुछ एक है। तो सबसे पहले इसमें ये टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में इसको हिंदी बोलते हैं अनुपात विश्लेषण। इसमें कोई भी कंपनी है अपनी स्थिति इन अनुपातों की सहायता से जो जान सकती है। इसमें हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के जो अनुपात है वो दिए गए हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में कई जगह 5 प्रकार के, तो कई जगह 4 प्रकार के भी दे रखे हैं। तो नॉर्मली इसमें जैसे लिक्विड रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है, एफिशिएंसी रेशियो है, तो आदि ये कुछ हमारे रेशियो, इनमें अलग अलग कुछ पार्ट्स भी है। तो सबसे पहले हम जब स्टडी करेंगे तो इसी से स्टार्ट करेंगे। और इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 70 to 80 के बीच में है, लगभग 80 के आसपास है। तो सबसे बड़ा टॉपिक आता है, इसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़े यानी 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें, और छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग हम इसी से करेंगे। इसके बाद बात करें फंड फ्लो स्टेटमेंट की, तो किसी कंपनी में फंड का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरीके से जा रहा है, किन किन जगह लगाया जा रहा है, उन सभी की जो जानकारी है हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में है जो मिलती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट विशेष रूप से कैश का लेखा, जो कैश का मिलान होता है, कैश किस तरीके से फ्लो हो रहा है कैश का, इस टॉपिक में हमें कैश के फ्लो की जो जानकारी मिलती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कोई भी व्यवसायी है उसको अपने व्यवसाय में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जब कोई बीच बीच में पैसे की भी जरूरत पड़ती है, और जो करंट एसेट्स और करंट जो लाइबिलिटीज है उनकी क्या क्या कंडीशन होती है, वो हम वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट के अंतर्गत है जो तैयार करते हैं। और उनसे हम समझते हैं कि किसी कंपनी में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की कंडीशन क्या है, इनके माध्यम से जो वर्किंग कैपिटल है जो ज्ञात की जाती है। इसको भी विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलों के द्वारा हम देखते हैं, और विभिन्न फॉर्मूलों में है जो हम इस चीज की जो जानकारी लेते हैं। इसके बाद हमारा मुख्य टॉपिक यही है। तो ये हमारे मुख्य टॉपिक है इस बुक के। और इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ कैश। इसके अंदर है जो हम कैश बजट है जो तैयार करते हैं। ठीक इसी प्रकार के जो कैश बजट है वो आप देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और जो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, इसमें भी कैश बजट बनाए जाते हैं और इसमें भी कैश बजट बनाया जाता है। इसमें अलग अलग 1-2 मेथड एक्स्ट्रा है, बाकी चीजें दोनों में सेम ही कंटेंट है। इसके जो मुख्य कंटेंट है वो सेम ही है दोनों चैप्टर में। तो इस तरीके से ये दोनों में एक ही चीज आती है, विशेष रूप से कैश बजट। तो कैश बजट से संबंधित है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो बनते हैं वो हम इनसे अच्छे से स्टडी करके सीख सकते हैं। बात करें रिसीवेबल मैनेजमेंट, इसमें जो
जो उधार दिए जाते हैं, ठीक है, जिस प्रकार डेटर होते हैं, डेटर से किस तरीके से पैसा आता है, हम डेटर को उधार दे रहे हैं, वो हमारी जो पॉलिसी कंपनी की ठीक है या नहीं है, हम कितने टाइम के लिए उधार दे रहे हैं, हम कितने टाइम बाद में पैसा हमारे पास आता है, तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है, बुरा रहता है, आदि जो चीजें जानकारी वो आप इस लेसन में जो पढ़ेंगे। किस तरीके से रिसीवेबल मैनेजमेंट है, यानी डेटर और जो बीआर होते हैं, बिल रिसीवेबल है, जो इनको रिसीवेबल के नाम से जानते हैं, दोनों चीजें डेटर और बीआर इसके अंतर्गत आते हैं। तो उनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, क्या फायदेमंद रहता है या हमारे घाटे में रहता है, इन सभी चीजों की जानकारी आप इस लेसन में जो लोगे। उसके बाद में आता है इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी स्टॉक को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, कि कब स्टॉक का नया ऑर्डर देना है, कब नया माल मंगवाना होता है, आदि जो जानकारी है आप इस लेसन में पढ़ोगे। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में आप जानते हैं ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जहां मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वहां नया माल कब मंगवाना है, माल अपने पास स्टॉक में कितना पड़ा रहना चाहिए, हमें नया ऑर्डर कब देना है, हमारा जो नया ऑर्डर फायदेमंद रहेगा नहीं रहेगा, इसके लिए अलग अलग जो प्लान बनाए जाते हैं उनमें हम कंपेयर करते हैं, आदि बहुत सारी चीजें हैं जो इस लेसन में हमें जो चीजें देखने को मिलेगी। तो इसमें विशेष रूप से कहें तो जो कंट्रोल किसका होना है, इन्वेंट्री, यानी स्टॉक का कंट्रोल किस तरीके से इसमें होता है। स्टॉक पे यदि प्रबंध अच्छे से नहीं होगा तो संस्था है जो अनावश्यक घाटा उठाएगी। तो इसलिए इस लेसन में हम स्टॉक का विश्लेषण करते हैं और स्टॉक का मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए, आदि चीजों के बारे में जानकारी है जो हमें इसमें मिलती है। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पीवी रेशियो निकाला जाता है। इसमें आप जानते हो कि सेल्स में क्या चीज होती है और पूरी सेल्स के में किस किस तरीके से क्या क्या कंडीशन होती है, सेल्स के से और अन्य चीजें क्या क्या निकाल सकते हैं। तो इसकी बेसिक चीज होती है सेल्स में आप जानते हो कॉस्ट होती है और प्रॉफिट होता है। कॉस्ट को यदि दो भागों में बांट दें तो एक तो वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फिक्स कॉस्ट होती है। अब इसके भी आगे दो पार्ट कर दें, जो फिक्स कॉस्ट होती है और जो प्रॉफिट होता है उन दोनों को जोड़ ले तो होता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिक्स कॉस्ट किसी भी व्यवसायिक संस्थान को लगती है तो इसलिए उसको कंट्रीब्यूशन में शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेन जो लागत मानी जाती है वो कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो इस तरीके से सेल्स में तीन चीजें मानी जाती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। तो फिक्स और प्रॉफिट ये दो चीजें हैं, इनको यदि अलग करें तो कंट्रीब्यूशन हो जाता है और इसी माध्यम से बहुत प्रकार के जो रेशियो निकाले जाते हैं और कंपनी कितनी मात्रा में सेल चाह रही है, उसके लिए कितना लाभ, कितने लाभ के लिए कितनी सेल करनी है उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं और कितना लाभ हमें प्राप्त करना है उसके लिए हमें कितनी सेल करनी है। इसके अलावा बहुत सारी और भी अन्य सेल से जुड़ी हुई जानकारी है जो इस लेसन में हम जो प्राप्त करेंगे। बात करें इसके बाद नेक्स्ट डिविडेंड पॉलिसी की, तो इसमें वाल्टर सूत्र है, वाल्टर फॉर्मूला है, इसके माध्यम से यानी कोई कंपनियां डिविडेंड किस तरीके से डिवाइड करती है उनसे संबंधित छोटे छोटे जो फॉर्मूले दे रखे हैं। इसमें सामान्यतः इससे बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का इसमें दिए गए टॉपिक है तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके से कंपनियां हैं जो डिविडेंड आगे जो वितरित करती है उसके बारे में तो इसके फॉर्मूलों के माध्यम से थोड़ा बताएंगे। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। तो लिवरेज के बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, ये नया टॉपिक होगा। तो लिवरेज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि किसी भी संस्था में फिक्स जो एसेट्स है उसकी कंडीशंस है जो विशेष रूप से लिवरेज के माध्यम से हम जान पाते हैं। लिवरेज में फिक्स एसेट्स की कंडीशन क्या है वही मुख्य रूप इसका विषय होता है और इससे जुड़ी हुई अलग अलग प्रकार के रेशियो होते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें वो हम इसमें जानकारी हम देख पाते हैं। और लास्ट हमारा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मुख्य इसका जो पार्ट हमारा ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी पूंजी लागत। तो कोई भी जो व्यावसायिक संस्थान होता है उसमें अलग अलग प्रकार की पूंजी लागतें होती है, जैसे कि डिबेंचर की लागत, इसको केडी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, शॉर्ट इसका नाम है केडी, वैसे सीडी नहीं सीडी होता है, ठीक है ना, लेकिन इसको केडी के नाम से बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर, केडी, केपी, केई और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, केआर। तो ये कुछ इसके मुख्य टॉपिक है। और वेटेड जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो किस तरीके से निकाली जाती है, तो वो जो सारी जानकारी है वो हम इस लेसन में जो ले पाते हैं। तो इस तरीके से ये इसके मुख्य हमारे कंटेंट है इस जो बुक्स के। और कल हम स्टार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाओगे कि हमने कौन सा लेसन स्टार्ट किया है और उसमें न्यूमेरिकल चीजें कौन कौन सी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।